नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। हमारे इस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं उनसे हम बात करते हैं और देश विदेश के विभिन्न मुद्दों को हम उठाते हैं। मुद्दा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन हम उस पर चर्चा जरूर करते हैं। कावड़ यात्रा भारत परंपराओं का देश रहा है। विभिन्न परंपराएं यहाँ पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। कावड़ यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश से धौलपुर में एक ऐसी यात्रा आई है जो वाकई बहुत ऐतिहासिक है। चर्चा करेंगे, जानेंगे विस्तार से हिमांशी के साथ। हिमांशी बताएंगे ये इस यात्रा में क्या कुछ स्पेशल है? देखो, वैसे तो कावड़ यात्रा बहुत पहले से लेके जाना चालू कर देते हैं, बहुत महीनों पहले से। इसमें जो कावड़ यात्रा होती है उसमें एक गंगा जल लेके जाते हैं कलश में और जाके शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कल से शिवरात्रि चालू है, तो वही एक नई पहल की गई है। उसमें जो कावड़ यात्रा है उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लेके जा रही है। मतलब जो शहीद है उनको उनकी याद में लेके जाएंगे। नॉर्मली तो वैसे ही लेके जाया जाता है। इसमें 105 किलो के वो कावड़ लेके जाएंगे। वैसे नॉर्मली वो छोटे कलश होते हैं उसमें लेके जाते हैं, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से इस बार कावड़ लेके जा रहे हैं, जो कि यूपी से और धौलपुर में लेके जाएंगे। और इसमें 108 डोले करके कुछ मतलब लोगों का जो कंधे देते हैं एक तरीके से, वो दिया जाएगा। 108 डमोले यानी 1008 माफ कीजिएगा, 1008 कंधे लगाने के बाद इस कावड़ यात्रा को ले जाया जाएगा। 105 किलो इसका वजन बताया जा रहा है। शहीद चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे शहीद होने वाला सैनिक हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये रिवाज हिंदुस्तान में शुरू से ही रहा है। मुहावरे की बात करेंगे। हिंदुस्तान में मुहावरे भी काफी प्रचलित है। मुहावरे चाहे हिंदी जबान के हो चाहे उर्दू जबान के, इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल कर ही लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी तरफ से इसी तरह का एक शब्द इस्तेमाल किया गया जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में। विस्तार से जानकारी लेंगे ऋतु से। जो गोविंद सिंह डोटासरा पर जो आरोप वगैरह लगाया, जिसके लिए उन्होंने आज सफाई भी अपनी पेश करी थी, नाती का बाड़ा उन्होंने एक शब्द यूज किया था। तो इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने नाती का बड़ा क्यों यूज किया था। उन पर आज उन्होंने सफाई की है। मैं आपको बता दूं कि पिछले अप्रैल में कुछ जो शिक्षक थे वो उनके आवास पर पहुंच गए थे और उनसे वो जो सीएल वगैरह होता है उसके लिए उन्होंने बातचीत करने के लिए उनके डायरेक्ट आवास पर पहुंच गए थे। तो इस वजह से वो उन पे भड़क गए कि ये तुमने क्या मेरा घर को नाती का बाड़ा समझ रखा है क्या, मेरे आवाज को, और तुम लोग इस स्कूल समय पर मेरे घर पर आ गए सीएल की बात करने के लिए। ये चीज तो हम बाद में भी बात कर सकते थे। तो नाती का बाड़ा जो है वो उन्होंने इस पर ये सफाई दी कि एक नाती एक औरत थी, मैं उसका जगह तो भूल गई, तो वहां पर जो रहती थी तो उसको उस लेडी को किसी से मतलब नहीं होता था। मतलब वो अपने में रहती थी, वो काफी लोगों की मदद करती थी। अगर वो जैसे किसी को उधार दे दिया करती थी तो वो उनसे मांगती नहीं थी। तो लाइक ये चीज उन्होंने कहा कि तुमने क्या ये नाती का बाड़ा समझ रखा है कि जो तुम मुंह उठाकर चले आए ये सीएल वगैरह की बात करने, ये स्कूल का टाइम है तो तुम्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इस टाइम पर तुम लोग कैसे आ गए। तो उन्होंने ये कहा था कि इन जो शिक्षक है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्कूल समय में ये परमिशन छुट्टी लेकर आए हैं या फिर ये ऐसे ही स्कूल को छोड़कर आ गए। तो इस पर ये वो भड़क गए थे। तो ये जो नाती का बाड़ा उन्होंने बोला था ना, तो इस पे थोड़ा विवाद वगैरह होने लग गया था। बोलने लगे थे कि आपने क्या बोला, ये है क्या। कुछ दिनों पहले सतीश पुनिया जी ने काली दुल्हन कहा था बजट को, बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तो क्या इस मुद्दे में भी या इस मामले में भी ऐसा देखने को मिला अब तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा उसमें नहीं मिला। हाँ, लेकिन जब बजट हुआ था तब भी उन्होंने ये नाती का बाड़ा यूज किया था। क्यों यूज किया था इसका मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी डिटेल में पता नहीं है। लगातार मुहावरों का इस्तेमाल भारत में किया जाता है, कभी किस मौके पर कभी किस मौके पर, लेकिन यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक सीएल की बात करने के लिए आए हुए शिक्षकों को कहा कि मेरे निजी आवास को क्या तुमने नाती का बाड़ा समझ रखा है। तो वाकई कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी शिक्षकों को। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह से है कि 2 साल पहले 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच दिल्ली दहल गई थी। दिल्ली में दंगे हुए थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में लगातार भाषण दिए जा रहे थे, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी, लेकिन उसी बीच दिल्ली से चीख आह पुकार की आवाजें बुलंद हो रही थी। आखिर उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब नहीं हुई है, जानेंगे जावेद से। जी बिल्कुल। अभी नवी जो कार्रवाई की बात की जाए तो जो 23 फरवरी 2020 को जो दंगे हुए थे उसमें हाईकोर्ट ने जो है जो भड़काऊ भाषण देने वाले कुछ नेता है, 25 नेताओं का नाम है, उन्हें एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि उनको एक पक्ष मानते हुए कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, एक जवाब मांगा है उनसे।
जैसा कि आपने कहा कि जो दिल्ली दहल उठी थी उस समय हमें पता था कि हमारे देश में दूसरी तरफ एक अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ हमारे देश में एक ऐसी भयंकर स्थिति जो है आ गई थी। और आपको भी ये पता है कि ये स्थिति क्यों आई थी। ये स्थिति उन भड़काऊ हेड स्पीच देने वाले नेताओं की वजह से आई थी जिन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आज उस दंगों में जितने भी लोग मरे हैं कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार यही लोग थे। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा देश एक डेमोक्रेट देश है, जो है रिपब्लिक देश है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। मैं थोड़ा बैक में आना चाहूँगा, मैं पूरी स्टोरी बताना चाहूँगा कि उस वक्त क्या हुआ था। जैसा कि देश में कानून आते, जैसे किसान कानून अभी आया तो जो है किसानों ने आंदोलन किया तो उनको उनका फल मिला, और जो है सरकार ने भी माना कि बिल गलत है और उन्होंने उस बिल को वापस लिया। वैसा ही एक बिल लाया गया था जो केंद्र सरकार के द्वारा CAA है। अब CAA जब लाया गया तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे, जिन लोगों को ये पसंद नहीं था, उसमें काफी खामियां थी। NRC को, जिस विरोध के बाद NRC को नहीं लाया गया, लेकिन CAA का विरोध लगातार जारी था। ऐसे में CAA का विरोध जारी था, CAA का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा के नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि उस बयान के बाद जो वहां पर जो थी ना कि असामाजिक गतिविधियां ज्यादा होने लगी, गोलियां तक चलने लगी, और उनके बयान के जस्ट अगले दिन दिल्ली ने एक ऐसा रूप देखा जो हमारे देश के लिए आर्थिक बर्बादी के साथ देश की एकता और अखंडता को खत्म करने वाला था। बिल्कुल, हमारे देश में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, और काफी लोगों की इसमें मौत हुई, लोगों के घर जल गए, लोग कि आज भी रिकवरी नहीं हो पाई है। और जैसा कि दंगों में, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि कोई सभी ने देखा है, दंगों में कहा गया है कि एक पक्ष का देखा जाए तो एक पक्ष का साथ पुलिस दे रही थी, वीडियोस में भी दिख रहा था, और उसमें कितने लोग मरे आप आंकड़े भी देख लीजिए कितने लोगों का। और वैसे ही जिन 25 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया वो किसी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो ज्यादातर कई लोगों के नाम उस नोटिस में नहीं है। बिल्कुल, वो ये जवाब आएगा, और ये जवाब मैं आपको उस नोटिस में बताना चाहूंगा कि किन किन लोगों के नाम है। जब आपने बात करी दी तो मैं थोड़ा ब्रीफ से बताना चाहूंगा उस मुद्दे पे। उस मुद्दे में जैसे कि सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, और कपिल मिश्रा का भी नाम है, उसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम है। 25 लोगों का उसमें नाम है, जिसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इनका इसमें हेड स्पीच के अंदर नाम आया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आम आदमी के विधायक अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान, महमूद मार्चा और AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, इनका नाम आया। बाकी अगर डीप में जाया जाए तो जिन लोगों ने गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को इस तरह के बयान दिए जिससे ये हिंसा बढ़ी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग ही इसके पूरी तरह जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा और हमारे दर्शकों को भी पता है कि जो अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात की जाए तो उन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है कि जिससे कि हिंसा बढ़ जाए। उन्होंने एक आमतौर पे बात कही कि वो आंकड़े दिखाओ, आप क्यों जो है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी मान रहे हो, वो भी हमारे देश के प्रथम दर्जे के शहरी है। उन्होंने यही बात कही। बाकी अगर बात की जाए कपिल मिश्रा की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम काट देंगे, मार देंगे, पुलिस अफसर के सामने कहा था। एक बात मैं जानना चाहता हूँ जावेद आपसे, सीलमपुर जाफराबाद के लोगों ने कुछ वीडियो वायरल किए थे, उन वीडियो में उन्होंने ये कहा कि जो दंगे करने के लिए जो लोग जाफराबाद या सीलमपुर आए थे वो यहाँ के लोकल नहीं थे, वो किसी और राज्य से लाए गए थे। क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, इस बात में सच्चाई इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोगों के पास हथियार थे, प्री प्लान था ये दंगा। बिल्कुल अगर आम तौर पे देखा जाए तो अगर आपका कोई पड़ोसी है या मेरा कोई पड़ोसी है तो उनके पास इस तरह के हथियार नहीं होंगे, लेकिन जब दंगे हो रहे तो लोगों के पास बाकायदा हथियार थे। और एक आंकड़ा तो ये कहता है कि जितने लोगों को मारा गया वो सब गोली से ज्यादातर मरे, तो बंदूकें उनके पास आई कैसे? हथियार तो रखना आम बात नहीं है ना। तो जो लोग जहां तक मरे थे आंकड़ों के अनुसार देखे 50 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर के गोली के निशान थे। तो उनके पास बंदूकें प्रोवाइड किसने कराई? जिस तरीके से सीए का जब चल रहा था प्रोटेक्शन, तो एक नाम वायरल हुआ था राम, जिसको बोलता है देशभक्त, राम भक्त बोला जा रहा है। राम भक्त, मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोग राम भक्त होते हैं। राम भक्त गोपाल जिन्होंने गोली चलाई थी और मीडिया ने भी उसको राम भक्त बताया था। मुझे तो किसी तरीके से राम भक्त के ऐसे काम नहीं, क्योंकि राम हिंसा के समर्थक नहीं, बिल्कुल समर्थक नहीं है। राम कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, यहाँ तक कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए
उसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, मतलब अपने राजगद्दी पर भी नहीं बैठे और 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। तो ऐसे राम भक्त नहीं हो सकते ऐसे लोग। बिल्कुल ये एक हिंसक लोग था, जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा था, और कहीं ना कहीं उन्हें जो हेड स्पीच करने वाले जो ये नेता थे, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें नाम शामिल होना चाहिए, क्योंकि हथियार तो कहीं से कहीं उन्हें प्रोवाइड कराए गए। बहुत विस्तार पूर्वक जावेद ने हमें ये बात बताई कि आखिर दिल्ली दंगे जो हुए थे आज से ठीक 2 साल पहले, वो प्री प्लान थे, पहले से प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से इन दंगों को सरंजाम देना है। उसके बाद जब इन दंगों पर एक किताब लिखी गई तो उस किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि सच्चाई को बाहर नहीं आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। बात करेंगे हिंदुस्तान में लगातार बढ़ते हुए क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल केसेस भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, कासिम, आइए बात करते हैं। जैसे कि आपने क्राइम रेट की बात की है, क्राइम में बहुत सारी जो है चीज़ें आती हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम रेप केसेस की बात करें तो 2020 में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसने बताया कि हिंदुस्तान की जो रियासत है उसमें सबसे ज़्यादा जो राजस्थान का हाईएस्ट रेट है रेप केसेस, क्योंकि 2020 में 5310 जो है रेप केस हुए थे। उसके एवज में 2021 की अगर हम बात करें तो 6000 को जो है क्रॉस कर चुकी है। यानी कि ये जो राजस्थान स्टेट है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट इसका जो है रेप का है। अब इसका क्या रीज़न है? कुछ लोग जो है हुकूमत को जो है यहाँ की, जैसे कि अशोक गहलोत की हुकूमत है, तो इसको भी जो है टारगेट कर रहे हैं कि पहले जब हुकूमत थी बीजेपी की तो कम केसेस थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसको छुटकारा पाने के लिए लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके ज़िम्मेदार जो है सोसाइटी को जो है ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर एक केस या 2 केस 3-4 केस आते हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है तो यकीनन जो है फिर लोगों का जो है हुकूमत से, गवर्नमेंट से जो है एक भरोसा उठ जाता है और लगता है कि शायद इंसाफ जो है नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने पड़े हैं जिनको कुर्सी बचाने के चक्कर में जो है दबाया जाता है। आसफा का केस आप ले लो, जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में जो हुआ, उसके बाद और भी ऐसे कई केसेस है जो यहाँ राजस्थान में हुए, यूपी के अंदर हुए। तो कहीं ना कहीं जो है कुर्सी बचाने के चक्कर में जो है जो मुजरिम होते हैं उनको बचाया जाता है, जिस वजह से लोगों का भरोसा भी उठना शुरू हो जाता है और केस को जो है जो रेपिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। कैसे कम किया जा सकता है मामला? इसका यह सबसे पहले तो अपने घर से अगर स्टार्ट करें, सोसाइटी भी इसके जिम्मेदार हो सकती है। और अगर केस गलती हो भी जाती है, पहले तो कोशिश करो कि ऐसे अपने बच्चों को भी मतलब ऐसी तरबियत दो कि ताकि वो भी अपनी जो है खुद जो है डिफेंस कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और बच्चों को भी ऐसा सबक सिखाओगे ताकि वो भी किसी की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने से पहले 10 बार सोचे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर गलत हो भी गया है तो उसके बाद गवर्नमेंट का ये हक बनता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो बाकी देखने वाले हैं ताकि सोचने से भी पहले जो है उनके जहन जो है लर्जा जाए कि अगर ऐसा काम किया तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। एक सवाल मेरे जहन में आया, निर्भया स्क्वाड राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारे केस फिर भी लगातार उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। निर्भया केस, ये निर्भया स्क्वाड से ही मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 43% रेप के ऐसे मामले थे जिनको पुलिस ने नकार दिया कि ऐसी वारदात हुई ही नहीं। 43%, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो जो रेप पीड़िता है वो पुलिस के पास आना कम कर देगी। तो ऐसे मामलों के साथ कैसे डील करना चाहिए? देखिए, फिर बात वही आती है कि अगर पुलिस पे इतना बड़ा भरोसा होने के बावजूद अगर ऐसी बातें सुनने में आती हैं तो फिर तो सामने खुल्लम जो है ये एक बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वही बात आती है कि जब कुर्सी बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है केस को दबाया जाता है और ये खर्च कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ। रेप पीड़िता कैसे डील करेगी ऐसे मामला में? उसको क्या एक्शन लेना चाहिए? रेप पीड़ित का एक्शन यही है कि जैसे एनसीआरबी है ना, उसने एक रिपोर्ट के मतलब उसको भी जो है आप झूठ जो है पुलिस जो है झूठ साबित कर रही है कि इतना नहीं हुआ जितना बता रही है। अब एनसीआरबी एक तरफ ये दावा कर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के जो है 77+ जो है रेप केस होते हैं। अब पुलिस को अगर ये बात जब आती है तो कौन इस चीज़ को यकीन करेगा कि दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर 77 जो है रजिस्टर्ड होते हैं। वही बात वही कुछ गिने चुने ऐसे केसेस होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं और उनको जो है उकसाया जाता है, तो बाकी जो केस है ज़्यादातर दुबाए दिए जाते हैं। अब इसको रोकने के जो है वो मेन तो गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी जब सज़ा दी जाएगी, ईमानदारी के साथ जो है पुलिस जो है उसको निभाएगी, तो फिर मेरे ख्याल से रेप जो है कम होंगे और एक नसीहत भी मिलेगी और एक अच्छी सोसाइटी भी जो है बन सकती है। हैदराबाद में एक वारदात हुई थी, रेप करने वालों को मौका मुआयना के बहाने पुलिस ने ले जाकर उसी जगह पे एनकाउंटर कर दिया। बिल्कुल
कुछ लोगों ने समर्थन किया कि वाकई पुलिस का बहुत अच्छा काम है, लेकिन संविधान के अनुसार ये गलत हुआ। इस पर आपकी राय? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी को शूट कर सके किसी केस में। ये काम है अदालत का, और हमारी आखिरी जो अदालत है वो अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। वो आखिरी फैसला होता है, वो जो भी हो हमें उसको मानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी अगर वहाँ की पुलिस ने एक तरीके से अगर हम इसको पॉजिटिव वे में अगर देखेंगे तो साउथ इंडिया के अंदर उस पुलिस ने साबित कर दिया कि ऐसे कोई भी जुराइम होंगे तो डायरेक्ट जो है इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब चाहे वो फेक इनकाउंटर हो या वो सच का इनकाउंटर हो, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फायदा तो हुआ उन्हें, फायदा तो हुआ। साउथ इंडिया के अंदर आप देखिए बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। नॉर्थ के अंदर ही ज्यादा है। आप यूपी की बात कीजिए, राजस्थान की, दिल्ली, बिहार की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा आपको मिले, क्योंकि आप आज तक ऐसा कोई क्राइम जो आज रेप केस के चक्कर में इनकाउंटर हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही। 4 अलग अलग मुद्दों पे 4 एक्सपर्ट से हमने राय ली उनकी, हमने सुना कि किस तरह से अपनी बात को उन्होंने रखा। फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही, आप देखते रहिए।